कल्पना कीजिए कि आप एक अनंत यात्रा पर निकले हैं। पैरों तले धरती की मिट्टी, सिर पर नीला आसमान और सामने अनगिनत रास्ते जो आपको कहीं न कहीं ले जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप कभी न रुकें? क्या होगा अगर आप लगातार चलते रहें, महाद्वीपों को पार करते हुए, समुद्रों के किनारों को छूते हुए, सिर्फ एक सवाल की तलाश में, आखिर धरती का अंत कहां पर है? क्या वहां कोई दीवार है या कोई खाई जो आपको रोक देगी, या फिर आपकी ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होगी? हमारे लिए तो ये सवाल कल्पना मात्र है, लेकिन ये सवाल केवल एक यात्री का सवाल या हमारी कल्पना नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का सवाल है जो इस नीले ग्रह की सीमाओं को टटोलना चाहता है। और आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां धरती के किनारों को छूते हुए हम पाएंगे कि अंत तो बस एक भ्रम है, लेकिन उसके पीछे का रहस्य अनंत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। धरती एक गोलाकार ग्रह है, एक विशाल गोला जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है। अगर आप पैरों से चलकर या गाड़ी से धरती पर यात्रा करने निकलेंगे तो सैद्धांतिक रूप से इसका कोई अंत नहीं है। बेशक आप चलते चलते इसके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ जाएंगे, या फिर इसके इक्वेटर पर ही गोल गोल घूमते रहेंगे और अंत में वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धरती की सतह पर ऐसी कई जगह हैं जो हमें धरती का अंत होने का आभास देती हैं। ऐसा लगता है मानो आगे सब कुछ खत्म हो चुका है। आपका रास्ता अनंतता के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां या समुद्र के किनारे जहां जमीन मानो खत्म सी हो जाती है। नासा के अनुसार धरती की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इसीलिए महाद्वीपों के किनारे पर पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया वहां पर थम सी गई हो। लेकिन ये अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। फिर भी हम इंसानों की कल्पनाओं ने कुछ जगहों को धरती के अंत का खिताब दिया है। ये जगहें भौगोलिक रूप से धरती के छोर पर हैं, जहां सड़कें या रास्ते एकाएक खत्म हो जाते हैं, और ये जगहें वाकई में हमें एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास दिलाती हैं। उत्तर में मौजूद है एक ऐसी सड़क जो आपको एक ऐसी ही दुनिया में ले जाएगी। अगर आप उत्तरी दिशा में चलना शुरू करें, मान लीजिए कि आप नॉर्वे के बर्फीले इलाकों में हैं, सड़कें संकरी हैं, आसपास अंधेरा पसरा हुआ है। अंटार्कटिका में सर्दियों का मौसम, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांसें तक थम जाती हैं। चलते चलते आप अंत में पहुंचेंगे एक ऐसी सड़क पर जो यूरोप की सबसे उत्तरी सड़क है। ये है हाईवे E69। ये 129 किलोमीटर लंबी सड़क ऑल्डरफ्योर्ड से शुरू होकर नॉर्ड कैप तक जाती है। BBC के अनुसार ये दुनिया का सबसे उत्तरी हाईवे है, जहां पहुंचकर लगता है जैसे धरती का अंत हो गया हो। सड़क पर 5 सुरंगें हैं जो पहाड़ों को चीरती हुई निकलती हैं, और अंत में आता है एक गोल्डन ग्लोब का स्मारक जो कहता है यूरोप का अंत। लेकिन क्या वाकई ये अंत है? नहीं। नॉर्ड कैप 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है, और यहाँ से बारेंट्स सागर दिखता है जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। नासा की इमेजरी से पता चलता है कि यहाँ बर्फीली चट्टानें समुद्रों में उतरती हैं, लेकिन इससे आगे उत्तर की ओर ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी मौजूद है। लेकिन फिर भी सर्दियों में मिडनाइट सन या ध्रुवीय रात्रि के कारण ये जगह मानो जादुई सी लगने लगती है। हाईवे पर चलते हुए वेलोसिटी कम रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज बहती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन के लिए कई स्टेशंस लगाए हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के करीब होने पर कंपास यहाँ अजीब बिहेव करने लगता है। उसके अध्ययन के लिए यहाँ पर कई स्टेशंस लगाए गए हैं। हाईवे E69 पर यात्रा करना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, बगल में अरोरा बोरेलिस नाच रहे हैं। दिन का हाल कुछ यूं है कि महीनों तक रात ही रहेगी, और दूर देखो तो अनंत समुद्र की विशालता के आगे सब कुछ छोटा नजर आता है। लेकिन अंत में पहुंचकर आपको एहसास होता है कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आगे अगर नाव से जाएं तो अंटार्कटिका की एक नई दुनिया खुलती है। ये जगह अक्सर लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है
जैसे मानो धरती खत्म सी हो गई हो। अब चाहे ये वास्तव में धरती का अंतिम छोर न हो, लेकिन हाईवे E69 हमें धरती की सीमाओं का एहसास जरूर दिलाता है। ऐसे ही दक्षिण में अमेरिका के टिप पर अर्जेंटीना में बसा उशियाया शहर, ये दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर है, 54 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम धरती के अंतिम छोर पर खड़े हों। शहर का साइन बोर्ड कहता है फिन डेल मुंडो, यानी दुनिया का अंत। उशुआया असल में टिएरा डेल फ्यूंगो प्रांत की राजधानी है, जहां से अंटार्कटिका की यात्रा शुरू होती है। यहाँ जंगल, हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ और बीगल चैनल हैं जो समुद्र को अलग करता है। उशुआया में अगर आप चलते रहें तो सड़कें समुद्र तट पर जाकर थम जाती हैं। यहाँ से मैगेलन स्ट्रेट दिखता है, जहाँ लहरें इतनी तेज हैं कि लगता है जैसे धरती पानी में ही डूब गई हो। नासा के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि यहाँ धरती की प्लाज्मा एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के करीब ओजोन लेयर काफी पतला है। इस शहर में एक ट्रेन है, एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेन, जो जंगल से होकर गुजरती है और आपको अंत तक लेकर जाती है। लेकिन वास्तव में ये अंत नहीं, बल्कि इसके आगे अंटार्कटिका है, जहां बर्फ की चादरें अनंत क्षितिज तक फैली हुई हैं। यहाँ पर भी वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि दक्षिणी महासागर ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। ये जगहें हमें अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर झांकने को मजबूर करती हैं। हाईवे E69 के विपरीत यहाँ का मौसम गर्मी और ठंड का मिश्रण है, लेकिन दोनों ही जगहें धरती के अंत का भ्रम पैदा करती हैं। चलिए अब हम ऊपर की ओर धरती के अंत को नापते हैं। बेशक इसके लिए पैरों से चलना तो मुमकिन नहीं है, बल्कि हमें उड़ान भरनी होगी। आखिर धरती का ऊपरी अंत कहाँ है? क्या वो वायुमंडल है? नासा और ESA के अनुसार धरती का वायुमंडल कई परतों में बटा है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर, जहां हम सांस लेते हैं, ऊंचाई करीब 10 से 15 किलोमीटर तक। फिर स्ट्रेटोस्फियर, जहां ओजोन लेयर है, जो स्पेस से आने वाले खतरनाक UV रेडिएशन को रोकता है। लेकिन असली अंत कार्मेन लाइन है, जो धरती की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। यहाँ वायुमंडल इतना पतला हो जाता है कि हवाई जहाज तक नहीं उड़ सकते। ऑर्बिट में रहने के लिए वेलोसिटी 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। फेडरेशन एरोनॉटिके इंटरनेशनल के अनुसार ये स्पेस की शुरुआत है, और यहाँ पर आप मान सकते हैं कि हमारी धरती का अंत होता है। लेकिन ये अंत ऐसा है जिसे आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। दरअसल ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है जिसे आप निहार सको। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो पहले आपको बादल दिखाई देंगे, फिर नीला आसमान गहरा काला और अनंत होता चला जाएगा। धरती के इस अंत के आगे वैक्यूम ऑफ स्पेस है, जहां सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इस ऊंचाई से ऊपर ही घूमता है। धरती के वायुमंडल का अंत धरती को अंतरिक्ष से बचाता है। लेकिन कितना बड़ा संयोग है ना, कि असल में जिसे हम धरती का अंत मानते हैं उसे हम देख नहीं सकते, और धरती पर रहते हुए जो हमें धरती के छोर दिखाई देते हैं, असल में वो बस हमारा भ्रम है। लेकिन धरती का वास्तविक अंत अंतरिक्ष में है। वहीं अगर हम सौरमंडल की बात करें तो हीलियोस्फीयर, जो सूरज की गर्म हवा से घिरा एक बड़ा सा बबल है, उसे हम सौरमंडल के अंत की तरह देखते हैं। वॉयेजर 1 ने सन 2012 में इसे पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। तो ये था हमारे सौरमंडल का अंत। लेकिन इसको लेकर भी बहुत सी अलग अलग राय मौजूद हैं। लेकिन धरती के लिए वैसे तो हम कार्बन लाइन को ही पृथ्वी का अंतिम छोर मानते हैं, क्योंकि इसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन ये हमारा माना हुआ फैसला है। अगर हम धरती के वातावरण की बात करें तो कॉमन लाइन के बाद भी धरती का वातावरण खत्म नहीं होता। इसका असली छोर इसकी सतह से ऊपर एक्सोस्फीयर है, जो करीब इसकी सतह से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन ये बहुत पतला है। इसके आगे मैग्नेटोस्फीयर है, जो सोलर विंड्स को रोकता है। अगर हम और ऊपर जाएं तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं, जहां चार्ज्ड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, और फिर अंतरिक्ष का वैक्यूम। लेकिन इसके बाद भी देखा जाए तो धरती कभी समाप्त नहीं होती। इसकी ग्रेविटी दूर तक हमें बांधे रखती है। भविष्य में अगर हम मंगल ग्रह पर जाएंगे
तो दूर से दिखाई देती पृथ्वी एक बिंदु के रूप में दिखाई देगी। लेकिन वहां पर भी विज्ञान हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी को फील कर सकता है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में इसका अंत कहाँ है। शायद इसका अंत हमारी कल्पनाओं में है। सन 1609 की एक ठंडी रात इटली के एक छोटे से शहर में गैलीलियो गैलीली अपनी छत पर खड़े हैं। उनके हाथ में एक नई दूरबीन है जो उस समय की दुनिया के लिए वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जैसे ही उन्होंने उस दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा, उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चमकते तारों के बीच उन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं को देखा। एक ऐसी दुनिया जो धरती से परे थी, जो नंगी आंखों से कभी दिखाई नहीं दी। उस पल में गैलीलियो ने न केवल ग्रहों को देखा बल्कि मानवता के सवालों को भी एक नई दिशा दी। क्या हमारा आकाश इतना रहस्यमयी है कि वो हमें अपने राज कभी नहीं दिखाता? लेकिन आज सैकड़ों साल बाद जब हम उसी आकाश को देखते हैं तो एक सवाल हमारे मन में बार बार आता है। अगर गैलीलियो अपनी साधारण दूरबीन से ग्रहों को देख सकते थे तो हम अपनी नंगी आंखों से धरती से बाकी ग्रहों को क्यों नहीं देख पाते? आकाश में तारे जो हमसे लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे ग्रह कहाँ छिपे रहते हैं जो हमारे ही सौरमंडल में हैं? क्या आकाश हमें धोखा दे रहा है या हमारे देखने का तरीका ही गलत है? तो चलिए आज के इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा आकाश कोई साधारण चीज नहीं है और न ही ये किसी कार की विंडशील्ड की तरह ट्रांसपेरेंट है, बल्कि ये एक विशाल, गतिशील और जटिल ब्रह्मांडीय मंच है जहां पर चीजें अपने हिसाब से काम करती हैं। सुबह के समय, दिन में और शाम को ये आसमान किसी कैनवास की तरह लगता है, जैसे प्रकृति ने इस पर रंग उंडेल दिए हों। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये किसी शीशे की तरह साफ हो जाता है और हमें अपने जरिए इस ब्रह्मांड को देखने देता है। हमें तारे दिखाई देते हैं हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन ग्रह वे कहीं खो से जाते हैं। लेकिन इसका कारण आसमान नहीं बल्कि हमारी आंखों की सीमाएं और प्लैनेट्स का नेचर भी है। आकाश पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये बात तो आप सब जानते होंगे कि ग्रह तारों की तरह अपने आप में चमकते नहीं हैं। तारे अपने भीतर चल रही न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से रोशनी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारा सूरज। लेकिन ग्रह ये सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। यही कारण है कि इनकी चमक तारों के कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए जब वो चमकते ही कम हैं, तो आसानी से दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जरा रुकिए, असल में ये पूरी कहानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें कुछ प्लैनेट्स आसानी से दिख जाने चाहिए थे, जैसे कि मंगल जो अपने लाल रंग के लिए फेमस है। तो फिर असली रुकावट क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह पर है और ये जगह दूरी से तय होती है। हमारी धरती तो सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी ग्रह सूरज के इर्द गिर्द अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह जो सौरमंडल में हमारा पड़ोसी है, वो धरती से एवरेज 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन ये दूरी ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है। जब धरती और मंगल सूरज के एक ही तरफ होते हैं तो ये दूरी घटकर 5.6 करोड़ किलोमीटर तक रह जाती है और इस समय को हम ऑपोजिशन कहते हैं, जब मंगल ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक होता है। इसी तरह बृहस्पति और शनि जैसे आउटर प्लैनेट्स तो हमसे और भी ज्यादा दूर हैं। जुपिटर प्लैनेट का धरती से एवरेज डिस्टेंस 77.8 करोड़ किलोमीटर है और शनि ग्रह की दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर। और इतनी दूरी पर ये प्लैनेट्स जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर पड़ जाती है और हमें प्लैनेट्स बहुत ही धुंधले दिखाई देते हैं, रोशनी के एक छोटे से बिंदु की तरह जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। लेकिन प्लैनेट्स का हमें न दिखना क्या सिर्फ दूरी ही इसका कारण है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कभी ग्रहों को देख ही नहीं पाते। सच्चाई ये है कि कुछ खास परिस्थितियों में हम ग्रहों को देख सकते हैं।
ग्रहों को कब और कैसे देखें? क्या आपको पता है कि कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मनुष्य प्राचीन काल से ही इन 5 ग्रहों को बिना किसी टेलीस्कोप के हमेशा से देखता आया है। टेलीस्कोप और दूरबीनों के आने से पहले प्राचीन काल के लोगों को पता था कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, लेकिन इन्हें देखने के लिए सही समय और सही जगह का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह, जिसे हम शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं, वो सूर्यास्त के बाद पश्चिम में या सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखाई देता है। ये इतना चमकीला होता है कि इसे आसानी से देखा जा सकता है, बशर्ते आसमान एकदम साफ हो और आप सही दिशा में देख रहे हो। मंगल, बृहस्पति और शनि भी रात के समय ही दिखाई देते हैं, खासकर तब जब वे धरती के नजदीक हों। लेकिन बुध को देखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब होता है और हमारे सूरज की चमक इस ग्रह को कहीं न कहीं छिपा लेती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम इन्हें हमेशा क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब है हमारा पर्यावरण और हमारी आदतें। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि आज हमने इस धरती पर हर तरफ प्रदूषण फैलाकर इस धरती को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। आज के समय में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। शहरों की चमक दमक, सड़कों की लाइटें और इमारतों की रोशनी ने आसमान को एक तरह से प्रदूषित कर दिया है और इसे हम लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, ये भी एक तरह का प्रदूषण ही है। ये प्रदूषण आकाश की प्राकृतिक सुंदरता को छीन लेता है। शहरों में रहने वाले लोग शायद ही कभी तारों से भरा आकाश देख पाते होंगे। ग्रहों को देखना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि उन्हें धुंधला आसमान और तारे जरूर दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या वो इतना साफ होता है? लाइट पॉल्यूशन के कारण कम चमकीली वस्तुएं जैसे कि ग्रह हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। अगर आप किसी गांव या पहाड़ी इलाके में जाएं, जहां कृत्रिम रोशनी कम हो, तो आपको आकाश में तारों के साथ साथ ग्रह भी दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति और शनि ग्रह रात के समय चमकते हुए तारों की तरह दिखते हैं, क्योंकि वे भी सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी चमक स्थिर होती है। ये तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं और रंग भी इन्हें तारों से अलग करते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स हमसे इतने भी ज्यादा दूर नहीं हैं जितने तारे होते हैं, तो कहीं न कहीं इन प्लैनेट्स की रंगों की आभा को भी हम देख पाते हैं, जैसे मंगल का लाल रंग और जुपिटर का हल्का पीला रंग। हमारा वायुमंडल भी एक बड़ा कारण है कि हमें ग्रह आसानी से दिखाई नहीं देते। धरती का वायुमंडल एक तरह का फिल्टर है जो सूरज की रोशनी को तोड़ता है और बिखेरता है, और यही कारण है कि दिन में हम आसमान को नीला देखते हैं, लेकिन यही वायुमंडल रात में ग्रहों को देखने में भी रुकावट डालता है। वायुमंडल में मौजूद धूल, नमी और अन्य कण ग्रहों से आ रही सूरज की ही रिफ्लेक्टेड लाइट को और कमजोर कर देते हैं। इसके अलावा अगर खराब मौसम हो, बादल छाए हों या हवा में धुंध हो, तो ग्रहों को देखना और भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल की वजह से ही जो तारे कम चमकते हैं, उनकी रोशनी तो वायुमंडल में ही बिखर जाती है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए हमें तारे भी कम दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स को हम वायुमंडल से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही जगह पर जाना पड़ेगा। अपने शहर की चकाचौंध से दूर, जहां लाइट पॉल्यूशन ना हो और ना ही एयर पॉल्यूशन हो। वहां से आप ग्रहों की इस हल्की सी लाइट को भी देख पाएंगे। वायुमंडल मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम बहुत कम चमकीली चीजों को मुश्किल से ही देख पाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडल ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम सिर्फ बहुत ज्यादा चमकीली चीजों को ही देख पाते हैं। इसके अलावा ग्रह भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। वे सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और धरती भी अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है। इसी वजह से आकाश में हर समय ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप आज रात मंगल को देखना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि वो आकाश के किस हिस्से में है। ये जानकारी आपको स्टार चार्ट या किसी एस्ट्रोनॉमी एप्लीकेशन से मिल सकती है। लेकिन कभी कभी ग्रह सूरज के इतने करीब होते हैं कि उनकी चमक सूरज की रोशनी के आगे दब जाती है। इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे समय में ग्रहों को देखना लगभग असंभव होता है।
लेकिन जब वे धरती के नजदीक होते हैं, जैसा कि ऑपोजिशन के समय, उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें देखना आसान हो जाता है। तो ग्रहों की पोजीशन भी ये तय करती है कि वो हमें दिखाई देंगे या नहीं। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने बिना किसी दूरबीन के ग्रहों को देखा और उनकी गति को भी समझा। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को नवग्रह के रूप में पूजा जाता था। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को हमने नंगी आंखों से देखकर उन्हें तारों से डिफरेंशिएट भी कर लिया, क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोग इन्हें भटकते तारे यानी वॉन्डरिंग स्टार्स भी कहते थे। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, दूरबीनें, टेलीस्कोप्स और अंतरिक्षयान, फिर भी नंगी आंखों से ग्रहों को देखना एक अलग ही अनुभव है। ये हमें उस प्राचीन मानव सभ्यता की क्यूरियोसिटी से जोड़ता है, जब इंसानों ने पहली बार आकाश को देखा और शायद सोचा होगा कि क्या वहां पर भी कोई और दुनिया है। तो अगर आप भी ग्रहों को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स करने होंगे। नंबर 1, सही समय चुनें। ग्रहों को देखने का सबसे अच्छा समय सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले होता है, खासकर शुक्र ग्रह को देखने के लिए, जो सुबह और शाम को दिखता है। नंबर 2, लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से बचें। शहरों से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं। पहाड़, गांव या रेगिस्तान एस्ट्रो कैंपिंग के लिए सबसे अच्छे हैं। नंबर 3, आकाश को समझें। स्टार चार्ट या एप्स जैसे कि स्टेलेरियम या स्काई सफारी को यूज करें आसमान में डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए। नंबर 4, धैर्य रखें। ग्रहों को देखने के लिए समय और पेशेंस चाहिए। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रहों की चमक स्थिर होती है, और इतने सारे तारों में से एक ग्रह को डिफरेंशिएट करने में आपको अच्छी खासी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए ग्रहों और तारों के अंतर को समझना जरूरी है। और नंबर 5, साफ मौसम का इंतजार करें। बादल या धुंध ग्रहों को देखने में रुकावट डालते हैं। ग्रहों को देखने के लिए रात को साफ मौसम या साफ आसमान चुनें और बस आप ग्रहों को जरूर देख पाओगे। हमारी धरती सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों से जोड़ती है। ग्रहों को न देख पाने का कारण केवल दूरी, लाइट पॉल्यूशन या वायुमंडल नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा की कमी भी है। आज हम इतने व्यस्त हैं कि आकाश की ओर देखना भूल गए हैं। आज हमारे घरों पर कंक्रीट की छत आ गई है। आज हम पहले की तरह खुले आसमान में सोना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम एक पल रुककर रात के आकाश को देखें तो शायद हमें वही चमक दिखे जो गैलीलियो ने सैकड़ों साल पहले देखी थी। हर ग्रह, चाहे वो मंगल हो, बृहस्पति हो या शनि, एक कहानी कहता है। वो हमें अपनी भाषा में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को बताने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब आप रात को बाहर निकलें, आकाश की ओर जरूर देखें। शायद कोई ग्रह आपको अपनी चमक से बुलाए और आप उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन जाएं, जो हमारी धरती से परे है। जब हम आकाश को देखते हैं तो हम सिर्फ तारों या ग्रहों को नहीं देखते, हम उस अनंत संभावना को भी देखते हैं, जो हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 26 अगस्त सन 1883 को जब इंडोनेशिया के क्राकटाउ ज्वालामुखी ने अपने भीतर की आग को बाहर उगला, तो उसकी गर्जना करीब 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। समुद्र की लहरें 40 मीटर ऊपर तक उठकर तबाही मचा रही थीं और 36,000 से अधिक लोग उस विनाश में लुप्त हो गए। लेकिन क्या वो विस्फोट केवल ज्वालामुखी की सतह की कहानी थी, या उसका सोर्स कहीं गहराई में हमारी पृथ्वी के रहस्यमय गर्भ में छिपा था? आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। ये कहानी है पृथ्वी के कोर की, उस अनदेखे अनजाने केंद्र की जो हमारे ग्रह की धड़कन, हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन सावधान, आज का हमारा ये सफर कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि उन अनसुलझे सवालों का भंवर है जो सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान करते आया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गोता लगाने वाले हैं पृथ्वी के सबसे गहरे रहस्यों में। पृथ्वी का गर्भ, एक अनजाना संसार। हमारी पृथ्वी
जिस पर हम सदियों से रहते आ रहे हैं, जहां हम सांस लेते हैं और दुनिया भर की एक्टिविटीज करते हैं, वो सिर्फ मिट्टी, चट्टानों और समुद्रों का गोला नहीं है। इसके नीचे सतह से हजारों किलोमीटर की गहराई में एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसे कोई इंसान कभी देख नहीं पाया। पृथ्वी का कोर, हमारे ग्रह का वो केंद्र जो न सिर्फ पृथ्वी को पृथ्वी बनाता है, बल्कि ये इसके हर रहस्य की चाबी है। लेकिन क्या है ये कोर? वैज्ञानिक इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर की बात करें तो ये एक तरल पदार्थ की तरह है जो पिघले हुए आयरन और निकल से बना है, जबकि इनर कोर एक ठोस गर्म गोला है जिसका तापमान सूरज की सतह से भी अधिक रहता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आखिर कोर है क्या, बल्कि सवाल तो ये है कि ये इतना रहस्यमयी क्यों है। हमारी तकनीक हमें चांद तक ले गई, हमारी मशीनें आज भी मंगल पर घूम रही हैं, लेकिन पृथ्वी की कोर तक पहुंचना अभी भी एक सपना है। सबसे गहरी खदान जो इंसानों ने आज तक खोदी है वो है रूस की कोला सुपर डीप बोरहोल, जो महज 12.3 किलोमीटर गहरी है। लेकिन कोर तक पहुंचने के लिए हमें 6371 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने समुद्र की सतह को छुआ और सोचने लगे कि हमने उसकी गहराई को नाप लिया। तो हम कोर के बारे में कितना और क्या जानते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम वाकई उतना जानते हैं जितना हमें लगता है? पृथ्वी की चुंबकीय ढाल, एक अनसुलझी पहेली। क्या आप जानते हैं कि इस पल जब आप ये सब देख रहे हैं, एक इनविजिबल शील्ड यानी कि एक अदृश्य ढाल आपको और इस ग्रह को कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर विंड से बचाकर रख रही है। ये है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और अमेजिंगली इसका सोर्स है धरती के आउटर कोर में बहता पिघला हुआ आयरन। वैज्ञानिक इसे जियोडायनमो कहते हैं। इसकी प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे समझाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स भी पसीना बहाते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी मिस्ट्री है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा स्टेबल नहीं रहता, ये बदलता रहता है, कमजोर होता है और कभी कभी पूरी तरह से उलट भी जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। हर कुछ लाख साल में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अपने नॉर्थ और साउथ पोल को पलट देता है। इसे जियोमैग्नेटिक रिवर्सल कहते हैं। आखिरी बार ऐसा करीब 7,80,000 साल पहले हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, और जब ये होता है तो आउटर कोर में क्या उथल पुथल मचती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रिवर्सल तब होता है जब कोर में लिक्विड आयरन की धाराएं अस्थिर हो जाती हैं। लेकिन इसका सटीक कारण आज भी एक रहस्य है। यहाँ सवाल ये भी है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या हमारी तकनीक, हमारे सैटेलाइट्स और हमारा जीवन इस बदलाव को झेल पाएगा, या फिर हमें एक ऐसी दुनिया में जीना पड़ेगा जहां पुराने सारे कंपास बेकार हो चुके होंगे? इनर कोर का रहस्य, एक ठोस आग का गोला। तो चलिए अब हम और गहराई में उतरते हैं। आउटर कोर को पार करने के बाद आएगा पृथ्वी का इनर कोर, एक ऐसा ठोस गोला जो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर जल रहा है। ये इतना गर्म है कि अगर ये सतह पर होता तो स्टील को भी पिघला देता। लेकिन धरती के नीचे इस इलाके में प्रेशर इतना ज्यादा है कि यहाँ इतने ज्यादा टेम्परेचर पर भी आयरन और निकल का गोला सॉलिड यानी ठोस बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इनर कोर को समझना इतना भी आसान नहीं है जितना ये लगता है। हाल ही की कुछ सिस्मिक स्टडीज ने बहुत ही हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। इनर कोर सिर्फ एक साधारण गोला नहीं है, इसके अंदर और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिन्हें कुछ वैज्ञानिक कोर विदिन अ कोर कहते हैं। और तो और ये इनर कोर घूमती भी है, लेकिन पृथ्वी की सतह से थोड़ी अलग गति से। इसे सुपर रोटेशन कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड को और जटिल बना देता है। वैज्ञानिक फिलहाल इस बात को लेकर हैरान हैं कि इनर कोर के बारे में जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा तो हमारे पास इसके लिए सवाल हैं। कुछ बेसिक सवाल ही हमारे सामने किसी रहस्य से कम नहीं है, जैसे कि आखिर ये सुपर रोटेशन होता क्या है, और अगर इनर कोर की ये घूमने की गति बदल जाए तो क्या इसका असर पृथ्वी की सतह पर भी दिखेगा? क्या भूकंप, ज्वालामुखी या फिर कोई और प्राकृतिक आपदाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं? इन सवालों के जवाब शायद ही हम नियर फ्यूचर में जान पाएंगे। कोर का जन्म, एक प्राचीन रहस्य। अब एक पल के लिए समय में पीछे चलते हैं।
करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती की कोर का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी के गर्म पिघले हुए पदार्थ अलग अलग परतों में जमने लगे। हैवी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन और निकल इसके केंद्र की ओर खींचे चले गए और कोर का निर्माण हुआ। हालांकि यहाँ पर भी सब लोग एक बात पर सहमत नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोर का निर्माण एक भयानक टक्कर के बाद हुआ, जिसने पृथ्वी और चंद्रमा को जन्म दिया। इसे जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कोर का निर्माण कैसे इतना सटीक हो गया कि आज भी ये पृथ्वी पर एक सही बैलेंस बनाए रखता है, और क्या कोर हमेशा से ऐसा ही था? हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि इनर कोर शायद उतना पुराना नहीं है जितना हम सोचते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सिर्फ 1 अरब साल पुराना हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का कोर समय के साथ बदल रहा है? और अगर हाँ, तो इसका भविष्य क्या होगा? कोर और मानवता, एक अनजान खतरा। पृथ्वी की कोर सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही एक पहेली नहीं है, ये हमारे अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो कोर की वजह से ही बनता है, वो हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। अगर ये कमजोर हुआ तो धरती किसी नर्क से कम नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मैग्नेटिक फील्ड पिछले कुछ 100 सालों से कमजोर हो रहा है। कुछ इलाकों में तो जैसे कि साउथ अटलांटिक एनोमली में, यहाँ पहले से ही असामान्य रूप से ये बहुत कमजोर है। क्या ये एक नए जियोमैग्नेटिक रिवर्सल की शुरुआत है? और अगर हाँ, तो यह हमारे भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है, कोर की एक्टिविटीज यहाँ धरती की सतह पर भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे हमेशा ये डर बना रहता है कि कोर में कोई बड़ा बदलाव धरती की सतह पर तबाही ला सकता है। विज्ञान की सीमाएं और भविष्य की खोज। आज हमारे पास सिस्मिक वेव्स, सुपर कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कोर के रहस्यों को समझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सिर्फ सतह को ही खुरच पाए हैं। कोर तक पहुंचना आज भी असंभव है। भविष्य की ओर देखें तो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की कोर में जो असीम ऊर्जा मौजूद है, वो हमें सदियों तक पावर दे सकती है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी की कोर तक पहुंचने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता अभी भी आसान नहीं होगा। क्या हम कभी ऐसी तकनीक बना पाएंगे जो हमें कोर के और करीब ले जाए, या फिर हमें सिर्फ अनुमानों और मॉडल्स पर ही निर्भर रहना होगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कोर के रहस्यों को समझने के लिए हमें अंतरिक्ष की ओर देखना होगा। दूसरे ग्रहों जैसे कि मार्स और मरकरी के कोर का अध्ययन हमें पृथ्वी के कोर के बारे में नई जानकारियां दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी मानवता कभी उस दिन को देख पाएगी जब हम कोर के सारे रहस्यों को सुलझा चुके होंगे, या फिर हमारी धरती का ये रहस्य हमेशा के लिए ऐसे ही दफन पड़ा रहेगा और हमें हमेशा ऐसे ही चुनौती देता रहेगा? ये परीक्षा हमारी मानव सभ्यता की भी है कि जिस ब्रह्मांड ने हमें जीवन दिया, आखिर हम उसे कितना समझ पाए। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी दुनिया की सैर की जो हमारे पैरों तले ही छिपी है, लेकिन फिर भी हम इससे पूरी तरह अनजान हैं। पृथ्वी का कोर, वो आग का गोला, वो रहस्यमय केंद्र है जो न सिर्फ हमारे ग्रह को जीवंत रखता है, बल्कि हमारी क्यूरियोसिटी को भी जगाए रखता है। हर नई खोज हमें इसके और करीब ले जाती है, लेकिन साथ ही नए सवाल भी खड़े करती है। क्या हम कभी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएंगे, या फिर पृथ्वी का गर्भ हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? दोस्तों, आपको ये जर्नी कैसी लगी? इस पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।